हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आप सभी के समझ लेकर आ रहा हूँ। यानी आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 मार्च को होने वाला है। तो उसके पहले आप सभी को कुछ बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सभी प्रकार का आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और यही सब क्वेश्चन पढ़ के जाना, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में रहा है। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको एक बाय एक पढ़ेंगे, फिर कौन सा आंसर होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ये है सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए अब अगर इसका बात करेंगे तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। कोई भी जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण का मतलब समझ लीजिए कि समतल दर्पण होता क्या है। मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है, तो हम मान लेते हैं ये समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो जैसे इस समतल दर्पण में देखेंगे तो ये जैसा है, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब भी बनेगा आपका पीछे कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब फिक्स फोकस दूरी नहीं है, मतलब फोकस दूरी फिक्स नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका जो फोकस दूरी होगा अनंत होता है। क्या होता है आपका, अनंत होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर वाला, तो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 की ओर। ठीक है, ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। सबसे पहले एक आप अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, यह है आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका है अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है, पीछे तरफ इसका पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, एफ है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका बात करेंगे तो वस्तु कहाँ पे रखा है, तो वस्तु आपका समान प्राप्त, मतलब समान वस्तु का साइज समान लाना है, मतलब वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा लाना है। तो आप याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को सी पर रखेंगे तो ये सीधा जाती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, किससे बाहर निकलती है, फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। और एक तो किरण हम फोकस से होते हुए खींचते हैं, फिर ये दर्पण से टकराती है और वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अगर वस्तु को हम सी पर रखेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है, समान साइज बनता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। आपका वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, सी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए स्क्रीन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसमें नंबर में थोड़ा अरेंजिंग में इधर उधर हो गया, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। मानव का जो भी नेत्र होता है ना, यानी मानव का इस प्रकार से जो भी आँख होता है, ठीक है, इस आँख में अगर देखा जाएगा तो इस आँख के फोकस दूरी को आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे दूर का चीज़ देखते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सामने का चीज़ देखेंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसको जो कंट्रोल करता है, मतलब इसको जो सारा जो मैनेजमेंट करती है परिवर्तन को, सिलियरी मांसपेशियाँ करती है। इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, ये रहा क्वेश्चन आपका आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अगले वाला क्वेश्चन। तो देख लीजिए कि दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे, दूरदृष्टि दोष जो होता है ना, इसका और एक नाम होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रो। और अगर आपसे निकट दृष्टि दोष का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, उसे मेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, यानी तो इसका मतलब है इसका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कितना? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो अगर बात करेंगे तो आप सुने होंगे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस। यानी प्रतिरोध को किससे, उसका एसआई यूनिट क्या है, ओम है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम, जो आपका डी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। जो भी टंगस्टन धातु होता है ना, इस टंगस्टन धातु का स्पेशलिस्ट यूज किया जाता है विद्युत बल्ब का तंतु को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन सब देख लीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, धातु का निष्कर्षण के लिए नहीं, बिजली के बल्ब बनाने के लिए, इसलिए इसका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। कौन वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? इसका जो बी नंबर 2 है, बी नंबर ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। नंबर में थोड़ा इधर उधर हो गया, उसमें आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अरेंजिंग में थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। चलिए सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। सबसे पहले देख लीजिए, ये एक मैग्नेट है। ये क्या है आपका? एक मैग्नेट है। अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल है। ये आपका क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेट में हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, याद रखना, नॉर्थ से किधर गमन करती है? साउथ की ओर। नॉर्थ से किधर गमन करती है? साउथ की ओर। तो अगर बात करेंगे तो नॉर्थ का मतलब क्या है? तो उत्तरी ध्रुव, मतलब किधर से शुरू होता है? उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन 2 उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। अगर ऊर्जा का सबसे परम स्रोत अगर माना जाएगा ना, एलपीजी तो नहीं हो सकता है। क्यों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं हो सकता है, परमाणु ऊर्जा भी नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा हमारे लिए सबसे बेस्ट ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? हमारे लिए सबसे बेस्ट ऊर्जा है, इसलिए इसका सी नंबर वाला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। कोई भी जो रासायनिक समीकरण होता है ना, उसको किस नियम के कारण हम लोग संतुलित करते हैं, तो किस नियम के कारण? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तो चलिए ये 5 की ओर, यानी पेज नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो पेज नंबर 5 का अगर बात करेंगे तो पेज नंबर 5 में देखिए, इसका पहला ऑप्शन में हम अभी आपको बताएं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, देख लीजिए कि Fe+CuSO4 इट गिव्स आपका Fe+CF। देखिए आपका ये समीकरण क्या दिया, Fe+CuSO4 इट गिव्स Cu+FeSO4। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, CuSO4 जो है यानी कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में मान लीजिए एक विकर्ण है, और इस विकर्ण के अंदर क्या है? CuSO4 का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? CuSO4 का। जैसे इसमें अगर हम Fe को डाल देंगे, जैसे Fe को डाल देंगे, ठीक है, तो Fe क्या है? Cu से ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है, इसीलिए उसको क्या करेगा? उसका सोल्यूशन से हटा देगा। तो जब इसका सोल्यूशन से हटाएगा, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसलिए इसका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले अगर इसका बात करेंगे तो H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर H+ आयन का सांद्रता अगर सबसे अधिक जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो आपका जो होती है नींबू का रस में। नींबू का रस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नींबू का रस में सबसे ज़्यादा आपका H+ आयन पाया जाता है। ठीक है, नींबू का रस में आपका सबसे, अगर इसमें अगर चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आपको चुनना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, थोड़ा सा देख लीजिए, नींबू में पाया जाता है लेकिन जठर रस की अपेक्षा से कम पाया जाता है। तो इसीलिए अगर इसका सबसे पहला चॉइस होगा ना, वो सबसे पहला चॉइस यही होगा कि इसका जठर ग्रंथि में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ए नंबर 2 होगा। अगर आपसे सेकेंड चॉइस कोई पूछेगा तो भी आपका क्या होगा? नींबू का रस होगा, जो हम मिस्टेक्स आपको बोल दिए कि नींबू का रस। ठीक है, चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस प्रकार की क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका आएगा 110%, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है। ये एक ए का पीएच मान कितना दिया है, तो ए का पीएच मान 5 है, ठीक है। बी का पीएच मान कितना है, 8 है। सी का पीएच मान कितना है, 10 है, ठीक है। और डी का पीएच मान कितना है, 13 है। तो इसमें पूछा जा रहा कि कौन अम्ल है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि जो भी अम्ल होता है ना, इसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी आपका 0 से 6 तक ये आपका किसका पहचान है, तो आप जान लीजिए 0 से लेकर 6 तक ये आपका एसिड का पहचान है, किसका, अम्ल का पहचान है। तो सबसे पहले देख लीजिए ए में कितना है, 5 है। ए में कितना है आपका, 5 है। तो ये आपका अम्ल हो जाएगा, ए नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो अगर सोडा अम्ल अग्निशामक में जो यूज किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे इसमें यूज किया जाता है ओनली NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो बी नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन में देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड स्पेशलिस्ट आपका उभयधर्मी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की और 17 नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका स्क्रीन के सामने रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उत्कृष्ट गैस, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, ठीक है, या फिर अक्रिय गैस, इन सब का मतलब एक ही होता है कि जिसका कोष फुलफिल होता है, जिसका कोष क्या होता है, फुलफिल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 281 है, इसका मतलब ये सोडियम हो जाएगा, इसका कोष फुलफिल नहीं है। अगर बात करेंगे 287 यानी ये क्या है, क्लोरीन है, इसका भी कोष फुलफिल नहीं है। अगर बात करेंगे सी नंबर वाला ऑप्शन में बात करेंगे तो 2 और कितना है, 8 है, यानी के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, और एल में कितना होता है, 8, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है, 10, यानी इसका दोनों कोष आपस में क्या है, फुलफिल है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि असंतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब आपस में साझेदारी होती है तो उसे आपका क्या बोला जाता है, असंतृप्त यौगिक, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन सब देख लेते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन सब निकाल लेते हैं। ये रहा आपका इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो ए नंबर वाला ऑप्शन देखिए आपका क्या है, CH4। तो ये कार्बन है, कार्बन में इसका अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे यानी संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से होगा, CH4 का होगा कि नहीं होगा ना, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का साझेदारी है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है। चलिए सेकंड का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे बी नंबर वाला ऑप्शन में आपका क्या दिया, बी नंबर में C2H6 है, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके बीच अगर बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन की साझेदारी हुआ है, कितना एक हाइड्रोजन की साझेदारी हुआ, कितना हाइड्रोजन की साझेदारी हुआ, एक। तो अगर इसका भी बात करेंगे तो इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की साझेदारी हुआ, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये आपका संतृप्त यौगिक है, ठीक है। चलिए अगला वाला थर्ड नंबर वाला ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर वाला ऑप्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या दिया आपका C2H2, क्या दिया आपका C2H2 दिया है, यानी कार्बन 1 और ये कार्बन 2 हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, और इस कार्बन के बीच एक हाइड्रोजन रहेगा और इस कार्बन के बीच एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6। अगर बात करेंगे 6 तो इसके बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तब नहीं इसका 8 होगा, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8। इसीलिए अगर असंतृप्त यौगिक का हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो आपका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, SCHO का परिक्रियात्मक क्या है। अगर SCHO का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि सबसे पहले अगर इतना जान लीजिए कि SCO का मतलब होता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप से आता है। एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर आपका क्या होता है, OH होता है। ठीक है, और इधर आपका एक तो H बचेगा, तो C डबल बॉन्ड O फिर OH होता है ना, ये CHO कहता है। तो परिक्रियात्मक समूह किसका है, तो आप याद रखिएगा ये एल्डिहाइड का है, इसलिए इसका C नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, देख लीजिए, ये रहा स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दिए गए तत्व में किस तत्व की सहजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर है। सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, लिथियम का कितना होता है 2। लिथियम का अगर बात करेंगे तो कितना होता है 2। तो अब देखिए इसका अगर लिथियम के बराबर है, इसका सहजी इलेक्ट्रॉन लिथियम के बराबर होगा। मैग्नीशियम का बात करेंगे, कैल्शियम का बात करेंगे, पोटेशियम का बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम का आपका कितना होता है 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेंगे तो पहला ऑर्बिट में 2 आएगा, फिर कितना आएगा 8, 10 हो गया, फिर बचेगा कितना 2। तो देखिए इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो दोनों का बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा देखिए आपका 21 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये मस्त बायो का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को एक बार बस इस वीडियो में बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए ना, बिना स्किप करके। आपको बस और एक बार पढ़ना है और पढ़ के आपको एग्जाम लिखने जाना है, और 8 मार्च को एकदम आप धमाल मचा के आएंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसमें पोषण का बात करेंगे तो याद रखिएगा प्राणी संभोजी पोषण होता है, इसलिए इसका डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। शोषण प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट में विखंडन को क्या कहते हैं। जब भी शोषण प्रक्रम होती है तो ग्लूकोज से पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसका बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका 23। देखिए 23 का अगर बात करेंगे तो 23 आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपचय का नियमन करता है, मतलब उपचयन का नियमन करता है। तो याद रखिएगा इनके लिए जो स्पेशलिस्ट काम करती है वो वृद्धि हार्मोन काम करती है। ए नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 24 नंबर वाला। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं में नियंत्रण का कहाँ होता है। देखिए मानव में अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब होता है जिसका कंट्रोल हम लोगों के ऊपर नहीं है। जैसे दिल का धड़कन हम लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आँख का पलक झपकन करना, ठीक है, भोजन का पाचन करना। तो इन सब क्रियाएं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो याद रखना मेडुला में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मेडुला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका 25 नंबर वाला क्वेश्चन। 25 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाती है। तो इतना जान लीजिए कि ये देखिए टूट के खंड, इसका बॉडी विखंडन होकर टूट के बन रहा है। तो बॉडी विखंडन होकर बन रहा है, इसका मतलब इसको बोला जाता है पुनरुद्भवन बोला जाता है, इसलिए इसका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। सबसे पहले देख लीजिए मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन का अगर बात करेंगे तो निषेचन होता है अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 को सबसे पहले पढ़िए और क्या बोल रहे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कोई भी जीव जो होता है उसमें माता और पिता यानी मतलब फादर, ठीक है, और मादर, इन दोनों का गुण उसमें क्या करते हैं, शो करता है। तो इसीलिए माता और पिता हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका स्क्रीन के सामने रहा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 28 का, तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस
प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखना, अगर 28 नंबर का बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा क्या होती है, इसमें मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि हरे पौधे में पत्तियों को प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर खर्च करती है। तो याद रखना 1% इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है। 30 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर वाला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर बात करेंगे थर्माकोल, जो भी थर्माकोल डिस्पोजल है, कप का या फिर प्लास्टिक डिस्पोजल, प्लास्टिक तो नहीं यूज कर सकते, मिट्टी का डिस्पोजल तो होता ही नहीं, कागज़ का डिस्पोजल हम लोगों का यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप हमको लगता है कि ये 30 MCQ पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका कितना आ रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के लिए एकदम धमाल मचाने वाला मोस्ट MCQ क्वेश्चन गन शॉट लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।